तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपना मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज के अब तक लगभग सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, सभी तरीके के। बस कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेट करते हैं बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन से जो कि हम अभी तक कर चुके हैं, तो आपको ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राइस के ऊपर क्वेश्चंस कि कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने पर उसकी डिमांड में या उसके कंजम्पशन में किस तरह का फर्क आता है। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हम पहले भी कर चुके हैं, आपको मैं याद दिला दूं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस एक नई चीज इसमें ऐड ऑन हुई है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां हम देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पे कमोडिटी का जो प्राइस है वो या तो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी या ऑफ एन इरेजर, ठीक है, तो यहाँ पे एक इरेजर की बात हो रही है। तो अगर इरेजर का जो प्राइस है वो 25% से कम हो जाता है, अगर जितना भी प्राइस रहा हो, मान लो 1 रुपया रहा हो, 2 रुपया रहा हो, कितना भी रहा हो, तो उसका जो प्राइस है वो 25% से कम हो गया। अ पर्सन कैन बाय 2 मोर इरेजर्स फॉर अ रुपी। तो एक आदमी 1 रुपए में 2 और इरेजर खरीद सकता है। कहने का मतलब समझिए, देखिए मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि इरेजर्स खरीदना चाहता है, ठीक है, उसकी नीड है, तो उसके पास इरेजर खरीदने के लिए जो बजट है वो 1 रुपये है, मतलब 1 रुपया ही है, उसके पास 1 ही रुपया है, तो ये फिक्स रहेगा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये उसका मान लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1 रुपया है। तो 1 रुपए में मान लेते हैं वो एक्स रबर खरीद लेता था। फॉर एग्जाम्पल एक्स मत मानो, चलो अभी तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना भी शुरू नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 रुपए में उसको 4 रबर मिल जाती थी। तो अब क्योंकि इसकी कीमत कम हो गई है, रबड़ की कीमत कम हो गई है, इरेजर की कीमत कम हो गई है, तो क्या होता है जब कीमत कम हो जाएगी तो अगर 1 रुपया ही वो खर्च करेगा तो उसको ज्यादा इरेजर मिल जाएंगे, है ना। ये तो नंबर ऑफ इरेजर्स है। इतना तो कॉन्सेप्ट आप समझते हो, इतना तो आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझते ही होंगे, बिल्कुल प्राइस और डिमांड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर 1 रुपए में अब उसको मान लो 5 इरेजर्स मिलती हैं, या इससे 2 ज्यादा मिलती हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 6 इरेजर्स मिलती है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है। पहले तो आप ये समझो स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लिखा है इफ द प्राइस ऑफ एन इरेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज आएगी वैसे, जो कि होता है प्राइस, है ना। प्राइस जो होगा वो भी तो होना चाहिए। तो प्राइस जो रहा होगा, मान लेते हैं अगर कुछ भी मान लो इसमें, ठीक है, एक्स मान लो, तो उसकी जो वैल्यू गिरी है वो कितनी 25% से गिरी है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 75/100। अभी इसमें से कुछ याद नहीं करना, आपको इतना याद रखना, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको बस समझने के लिए, आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए 1 रुपए में पहले 4 मिल जाती थी और 1 रुपए में उसको 6 मिलने लग गई। तो यहां लिखा हुआ है अ पर्सन कैन बाय 2 मोर इरेजर फॉर अ रुपी। तो 1 रुपए में उसको 2 और मिलने लग गई पहले के हिसाब से। पूछा है हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर अ रुपी, मतलब आपको ओरिजिनली पूछा था, ये वाली वैल्यू पूछी हुई है आपको, ये क्वेश्चन में दी नहीं है कि 1 रुपए में कितनी इरेजर वो असली में खरीद सकता है। इतना क्लियर है। तो स्टूडेंट्स पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जितना उसने इरेजर को खरीदने में खर्चा किया, वो कैसे निकाल सकते हैं। एक तो उसने कितनी इरेजर ली, नंबर ऑफ इरेजर्स, है ना। दुकान पे जाते हो तो यही 2 चीजें देखते हो, एक तो कितनी इरेजर लेनी है और एक इरेजर की कितनी कीमत है, ठीक है, प्राइस पर इरेजर, है ना, यही देखते हैं। अब मान लो एक इरेजर की कीमत 2 रुपए है, 2 रुपए है, ठीक है। तो आपको अगर 4 इरेजर लेनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 रुपए टोटल खर्चा आएगा। 8 रुपए में आपको 4 इरेजर मिल जाएंगी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट में बस आपको यह समझना है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो नंबर ऑफ इरेजर मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर इरेजर से आता है। जितना टोटल खर्चा है वो कैसे आएगा,
जितने सामान आपको चाहिए और एक सामान कितने का है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, उसने बोला है कि दोनों ही केसेस में उसने 1 रुपया ही खर्च किया है, ज्यादा नहीं किया, 1 रुपया ही खर्च किया है। तो मुझे पता है कि ये इक्वल टू का निशान क्या होता है। इक्वल टू का जो साइन होता है वो ये बोलता है कि भाई देखो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ रख रहे हो ना, तो राइट हैंड साइड में भी वही चीज रखना। अगर यहां पे एक्सपेंडिचर रख रहे हो तो यहां पे भी एक्सपेंडिचर रखना, यहां पे इनकम रख रहे हो तो यहां पर भी इनकम रखना, तभी मैं सही आंसर दूंगा, वरना मैं आंसर सही नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू का साइन बोलता है, ये मैंने आपको हमेशा बताया है। अब क्या मैं इक्वल टू के साइन के पास लेफ्ट हैंड साइड में टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर तो बराबर टोटल एक्सपेंडिचर की होगा। और जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो 1 है ना। दोनों केसेस में उसने 1 रुपया ही तो खर्च किया, बस चीज कम ज्यादा हो गई, क्योंकि उस चीज के जो प्राइस था वो कम हो गया, तो वो जो चीज है, जो इरेजर है, वो ज्यादा मिलने लग गई उसको। लेकिन टोटल खर्चा तो 1 रुपये किया है ना, तो इसीलिए मैंने यहां पर टोटल खर्चा इज इक्वल टू टोटल खर्चा लिख दिया। पहले तो ये चीज समझ लो। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा बराबर दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन शुगर पे भी बनते हैं, चीनी पे भी बनते हैं। वहां पे लिखा होगा कि 12 रुपए में उसको 2 किलो चीनी और मिल गई, या 200 ग्राम चीनी और मिल गई, अगर उसका चीनी का प्राइस कम हुआ, लेकिन उसने खर्च तो 12 रुपए ही किए ना, उसका एक्सपेंडिचर तो फिक्स था। तो पहले तो ये आपको समझ आया। उसके बाद एक चीज और मैं करूंगा। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब देखो क्या है, अब मैं क्या करूंगा, टोटल एक्सपेंडिचर की जगह ये दोनों चीजें उठा के लिख देता हूं। नंबर या पहले प्राइस लिखता हूं, ठीक है ना, पहले प्राइस लिखता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर, और यहां पर भी प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। दोनों केस, एक तो जो नॉर्मल मिल रहा था वो वाला केस, और उसके बाद जब प्राइस कम हुआ और इरेजर ज्यादा हुई वो वाला केस। लेकिन दोनों को इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी हालत में उनका एक्सपेंडिचर तो सेम था ना। तो जितने प्राइस पे वो जितनी इरेजर ले रहा था, अब प्राइस कम हुआ है, इरेजर बढ़ी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों बराबर ही आएंगे, 1 रुपया ही आएगा पूरा खर्चा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इतना क्लियर है? तो यहां पे मैंने बराबर बराबर क्यों लिखा है कि ये जो बिफोर है, ये बिफोर है जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था, ये आफ्टर है, लेकिन जो टोटल खर्चा है वो तो बराबर है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, टोटल खर्चे की तो है। तो टोटल खर्चा तो 1 रुपया है। इतना आपको समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर मैं मान लेता हूं, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में ना प्राइस एग्जैक्ट दिया हुआ है और ना ही नंबर ऑफ इरेजर्स दी हुई है कि पहले कितने प्राइस में कितने इरेजर्स वो खरीद रहा था, कुछ नहीं दिया हुआ। देख लो यहां पर, हाँ इतना बता रखा है कि उसका प्राइस गिरने के बाद जो इरेजर है वो ज्यादा मिलने लग गई उसको, है ना। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रखा था। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि मान लेता हूं कि प्राइस एक्स था और उसमें एक्स नंबर इरेजर ही खरीदता था। कहने का मतलब, मान लेते हैं फिलहाल के लिए, मान तो हम कुछ भी सकते हैं ना, एक्स और वाई नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा। हालांकि यहाँ पे वाई भी मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। आसान करने के लिए मैंने क्या मान लिया कि जितने प्राइस में, मतलब जो प्राइस एक इरेजर का था उतनी ही वो इरेजर लेता था। इतना क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 रुपया। इक्वल टू में अब देखो होगा क्या, यहां से देखना शुरू करना है आपको। क्वेश्चन जो है वो यहां से शुरू होगा, ये ऊपर तक तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है, बेस बनाया है आपका। अब मुझे पता है कि एक्स प्राइस जब एक इरेजर का था तो वो एक्स इरेजर खरीदता था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस कम हो गया। प्राइस कितना कम हुआ, 25% से। तो अब कितना हो गया होगा, x मल्टीप्लाई बाय 75/100, इतना हो गया होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कम ज्यादा होता है तो 100 में ही ऐड या माइनस कर देते हैं। तो ये तो देखो नया प्राइस आ गया, मल्टीप्लाई कितनी इरेजर वो खरीदने लग गया, x + 2, उसको 2 इरेजर फालतू मिलने लग गई। क्या ये बात क्लियर है? पहले के हिसाब से प्राइस कम हुआ, प्राइस तो कम हो गया, लेकिन इरेजर जो थी उसको 2 और मिलने लग गई, इसीलिए यहां पे मैंने +2 लगा दिया। तो इसकी जगह तो ये कम हो गया, और जो जितनी इरेजर मिलती थी उसमें +2 ऐड कर देना, दोनों बराबर रहेंगे। क्यों?
क्योंकि दोनों को मिला के 1 रुपया ही है, उसने खर्च 1 रुपया किया है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो आएगी वो 1 रुपया आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 1 रुपया आएगी। तो मैंने एक को साइड कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, जो कि बड़ा सिंपल है। कैसे? देखो यहां पर है ना, यहां पर एक x लिखा हुआ है, यहां पे 2x लिखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक x लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट की फिलहाल जरूरत नहीं है, वो प्लस में जरूरत पड़ती है। तो ये x इस x के काट सकता हूं मैं, बिल्कुल काट सकता हूं, लेकिन दूसरा x इससे मत काट देना क्योंकि यहां पे प्लस लगा हुआ है। पहली चीज ये क्लियर। आगे इसको काटेंगे, 3/4 आ गया। तो अब जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 3/4 ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अब मैं 4/3 को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4/3x इज इक्वल टू x प्लस 2। इतना क्लियर? अब मुझे पता है कि x वाले नंबर्स को एक तरफ भेजते हैं, तो x वाला नंबर जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस में जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद वो हो जाएगा -3। तो कुछ इस तरह का दिखेगा, 4x माइनस 3x/3 इक्वल टू यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब क्या आ गया आंसर, मेरा आंसर यहीं से निकाल लेता हूं मैं। देखो ये हो गया 1, ये 1x बचा, तो ये मतलब x हो गया, अपॉन 3 है, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो उस समय जो प्राइस चल रहा था, देखो प्राइस जो चल रहा था वो 6 रुपए था, वो भी आ गया मेरा, ठीक है। 6 रुपए में उसको 6 रबड़ मिल जाती थी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 रुपए में, सॉरी 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलती थी, 1 रुपए में उसको 6 रबड़ मिलती थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मेरा आंसर इस तरह से आएगा। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। यहाँ पे इतना याद रखना कि आपको x और x मानना है शुरू में हमेशा, और उसके बाद क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है तो दूसरे x की वैल्यू जरूर बढ़ेगी, तो इसीलिए इसका आंसर और इसका आंसर बराबर ही आता है, इसीलिए हमने इसको इक्वल टू में पुट किया। हाँ, जिस केस में अगर जो प्राइस है वो बढ़ा होगा तो यहां पर आप 100 में प्लस कर दोगे। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको चीज तो कम मिलेगी ना, समझ रहे हो? प्राइस जब बढ़ता है किसी चीज का तो वो तो सामान उतने में ही कम मिलेगा, तो इसीलिए यहां पे माइनस हो जाएगा। जब यहां पे बढ़ाओगे तो यहां माइनस हो जाएगा, तब भी बराबर ही आएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स। तो इस बार देखिए जो कॉमोडिटी है उसका जो प्राइस है वो बढ़ा है, ठीक है। पिछले में कम हुआ था, तो इस बार एग्जांपल जो लिया है वो बढ़े वाला लिया है, ठीक है। तो 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 एग्स लेस आर परचेज फॉर ₹24। तो एक आदमी के पास टोटल 24 रुपए का बजट था, तो वो 24 रुपए के अंडे खरीदता था। तो पहले जितने अंडे मिल जाते थे 24 रुपए में, उससे 4 अंडे कम मिलने लग गए। क्यों? क्योंकि अंडे की कीमत तो बढ़ गई, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एग्स पर डजन। तो यहां पर आपको अंडों का ओरिजिनल प्राइस निकालना है पर डजन, तो डजन के हिसाब से निकाल देना। अगर मान लो आपका एक अंडे का प्राइस आपको पता लग जाता है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, वो हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि प्राइस मतलब एक 24 रुपए में वो कितने अंडे खरीद लेता था, ये पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए 24 रुपए वो पहले भी खर्च करता था और 24 रुपए वो बाद में भी खर्च करता। पहले तो ये चीज क्लियर है। और 24 रुपए दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आएगा कि वो कितने अंडे लेता था, मल्टीप्लाई बाय एक अंडे की कीमत कितनी थी। तो मैं यहां पे ये मान लेता हूं कि मान लेते हैं कि वो x अंडे लेता था और एक अंडे की कीमत थी x रुपए। इतना क्लियर? तो यहां पर मान लेते हैं ये रुपए वाला हो गया, मतलब इतनी कीमत थी और वो इतने अंडे लेता था। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रुपए है वो 50% बढ़ गए, तो जो कीमत थी वो हो गई 150/100। प्राइस तो बढ़ गया ना, प्राइस तो बढ़ गया, जिसकी वजह से जितने उसको अंडे मिल जाते थे उससे 4 कम अंडे मिले। कितने कम मिले? 4 अंडे कम मिले, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। इस x को इस x के काट देता हूं मैं, यहाँ पे x बचा है, ये हो गया 3/2, तो 3/2 ब्रैकेट में आ गया x - 4, तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई अगर करोगे तो इसको इससे और इसको इससे दोनों से होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ये हो गया 2x/3 इज इक्वल टू x - 4। अब क्योंकि मुझे पता है
कि 4 को यहाँ पे भेजना बेटर रहेगा और इसको वहां पे भेजना, तो ये हो गया 4x माइनस 2/3x। सो 4, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा, इसका मतलब 12। तो यहां पर आपको यह समझना है कि वो पहले कितने में अंडे ले लेता था, वो 12 अंडे लेता था वो पहले 24 रुपए में। इतना क्लियर है? 12 अंडे लेता था 24 रुपए में। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या आया, नंबर ऑफ एग्स। पिछली बार क्या आया था, नंबर ऑफ इरेजर्स आया था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा नंबर ऑफ एग्स, बेसिकली आंसर आ गया है। तो 24 रुपए में जब 12 अंडे वो पहले ले लेता था, मतलब 24 रुपए में 1 दर्जन मिलता था, तो ओरिजिनल प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस हमारा आ चुका है। और वो भी क्या आया है, देखिए यहां पे कितना लिखा है, 12 अंडे आ गए हैं ना, 12 एग्स आ गया, तो इसका मतलब 12 एग्स हमारे आ गए हैं 24 रुपीज में। 24 रुपीज, रुपीज आपको वही लेना है जो बजट में है उसका, उससे ऊपर नीचे मत जाना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब अगर वो ये पूछते हैं, मान लेते हैं कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बढ़ने के बाद कितनी कीमत हो गई, कितना पूछ लेते हैं, बढ़ने के बाद कितनी कीमत हो गई। तो अब जो आफ्टर बाद की कीमत निकालोगे, कुछ नहीं करना, 12 अंडे तो सेम ही रहेंगे क्योंकि अंडे तो उतने ही हैं, बस प्राइस बड़ा है, तो प्राइस हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 150/100। 150/100 क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि जो प्राइस था वो 50% बढ़ा है ना, तो अभी नया वाला प्राइस क्या होगा, नया वाला प्राइस हो जाएगा 3/4, और ये 4 8 8 3 3/4 हो गया, ये सॉरी 3/2 होगा ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो यहाँ पे 3/2 लिखेगा, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। 24 को जब 2 से काटेंगे तो ये हो गया 12, तो 36 रुपए में। तो पहले कितने रुपए में अंडे मिल रहे थे, पहले मिल रहे थे 24 रुपए में 12 अंडे, और प्राइस बढ़ने के बाद 36 रुपए में 12 अंडे मिलने लगे। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, कैसा भी आंसर भले ही हो। सो स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, और इसका एक शॉर्टकट भी था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। उसमें आपको कभी भी टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया होता था, जैसे कि यहाँ पे 24 रुपीज दिया हुआ है। उसमें सिर्फ ये पूछा जाता था, अगर किसी चीज की कीमत कम हुई है तो उसमें हमको कितना एक्सपेंडिचर और करना चाहिए, मतलब कितना कंजम्पशन और करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। तो वो अलग तरीके के क्वेश्चन है, ये अलग थे। तो कभी कभी ये भी आ जाते हैं, तो ध्यान से आप इसको समझेंगे और फिर अपने आंसर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज की ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। आने वाली क्लासेस में मैं आपके लिए परसेंटेज के ऊपर मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसमें हम कई तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं।